अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीज़ फायर का आज तीसरा दिन है और जब से तनाज़ुर शुरू हुआ उस वक्त से अगर काउंट किया जाए तो आज 42वां दिन है। तारीख़ है 10 अप्रैल 2026। 3 दिन गुजर जाने के बावजूद भी अभी तक मुज़ाकरात का आगाज़ नहीं हुआ है। पाकिस्तान के रहनुमा इस्लामाबाद में अमरीकी डेलीगेशन का इंतज़ार कर रहे हैं, ईरान के वफ़द का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन न तो अभी तक अमरीका ने अपनी आमद को कन्फर्म किया है और न ही ईरान ने अपनी आमद को कन्फर्म किया है। इस्लामाबाद को पाकिस्तान की हुकूमत ने दुल्हन की तरह सजा दिया है। सरकारी छुट्टियां कर दी गई है ताकि सिक्योरिटी में किसी तरह की चूक न हो और जो सिक्योरिटी का इंतज़ाम है वो बाज़ाब्ता आर्मी के हवाले कर दिया गया है। इस्लामाबाद ने पाकिस्तान ने सहाफ़ियों को ऑन अराइवल वीज़ा की सहूलत दे दी है कि जो चाहे दुनिया से बतौर सहाफ़ी पाकिस्तान जा सकता है। इस डायलॉग को, इस मुज़ाकरात को कवर करने के लिए, उसकी रिपोर्ट करने के लिए, और वीज़ा नहीं लिया जाएगा, यानी वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब वो इस्लामाबाद के एयरपोर्ट पर पहुंचेगा तो वहीं पर उसको ऑन अराइवल वीज़ा दे दिया जाएगा। तो इस तरह की सहूलत पाकिस्तान ने दी है। इसके बावजूद अभी तक मुज़ाकरात के सिलसिले में कन्फर्म खबर सामने नहीं आई है। ईरान के हवाले से खबरें सामने आ रही है। ईरान ने कहा था कि जब तक लबनान पर इसराइल का हमला बंद नहीं होगा और सीज़ फायर में लबनान को शामिल नहीं किया जाएगा उस वक्त तक ईरान सीज़ फायर के लिए तैयार नहीं होगा या डायलॉग का सिलसिला आगे नहीं बढ़ेगा। और इसी वजह से ईरान ने अभी तक अपनी आमद को कन्फर्म नहीं किया है। उधर अमेरिका के हवाले से भी अभी कन्फर्मेशन सामने नहीं आई है। अमेरिका की तरफ से खबर ज़रूर सामने आई थी कि अमेरिका के जो नायब सदर है जेडी वेंस, उनकी क़यादत में अमेरिका का वफ़द इस्लामाबाद पहुँचेगा और अमेरिका ने भी कहा था कि शनिचर की सुबह से मुज़ाकरात का आगाज़ होगा। हालांकि पाकिस्तान की मीडिया कह रही थी जुमा की शाम से ही डायलॉग का आगाज़ हो जाएगा। खबर यह भी सामने आई कि इस मरतबा जो बातचीत होगी, जो डायलॉग होगी, तो डायरेक्ट अमेरिका और ईरान के वफ़द के बीच में बातचीत होगी। अमेरिका से जेडी वेंस आने वाले थे, उसके अलावा अमेरिकी सदर के दामाद और अमेरिकी सदर के एलची उस वफ़द का हिस्सा बनने वाले थे। और ईरान से जो डेलीगेशन पाकिस्तान आने वाला है उसमें स्पीकर मोहम्मद बाक़िर क़ालिबाफ़ हैं, उनके साथ ईरान के फ़ॉरेन मिनिस्टर मोहम्मद अब्बास इराक़ची होंगे, कुछ दूसरे लोग होंगे। लेकिन ईरान ने अभी तक अपनी आमद को कन्फर्म नहीं किया है। कल पाकिस्तान में मौजूद ईरानी सफ़ीर ने एक ट्वीट करके अपने डेलीगेशन के आने के बारे में जानकारी दी थी। उसके बाद उस ट्वीट को डिलीट कर दिया गया। अब तस्नीम न्यूज़ एजेंसी ने खबर शाया की है कि पासदारान इनकलाब ने और ईरान की हुकूमत ने कहा कि जब तक अमेरिका इसराइल पर प्रेशर और दबाव नहीं बनाएगा कि वो लबनान पर हमला बंद करे, उस वक्त तक ईरान इस मुज़ाकरात का डायलॉग का हिस्सा नहीं बनेगा। हालांकि ऑफिशियली ईरान के फ़ॉरेन मिनिस्टर अब्बास इराक़ची की तरफ से या इसी तरह ईरान के स्पीकर मोहम्मद बाक़िर क़ालिबाफ़ की तरफ से नहीं कुछ कहा गया है। अब अगले चंद घंटों में फ़ैसला होगा कि ईरान इस मुज़ाकरात से वॉकआउट कर रहा है या इस मुज़ाकरात का हिस्सा बनेगा। उधर ईरान की पूरी कोशिश है इसराइल पर दबाव बनाने की कि लबनान में हमला बंद कर दे। लबनान पर इसराइल का हमला कंटिन्यू जारी है। आज तीसरा दिन है सीज़ फायर का और तीसरे दिन भी इसराइल ने लबनान पर हमला किया है। लबनान के मुख्तलिफ इलाक़ों को निशाना बनाया है। ख़ास तौर पर साउथ लबनान का जो इलाक़ा है जहाँ शिया मुसलमानों की मेजॉरिटी आबादी है, उसके हर चप्पे पर, हर इलाक़े पर इसराइल ने हमला किया है और तकरीबन 1700 से ज़्यादा लोगों की लबनान में शहादत हो चुकी है। लबनान की जो टोटल आबादी है वो 58 से 60 लाख की आबादी है और उसमें से हर 5वां शहरी बेघर हो चुका है और मेजॉरिटी आबादी जो है वो मुसलमानों की है, ख़ासतौर पर शिया मुसलमानों की है। सुन्नी मुसलमान भी अच्छा खासा लबनान में इसराइल के हमले का निशाना बन रहे हैं। उधर हिजबुल्लाह ने भी लगातार इसराइल पर हमला किया है। इसराइल को लग रहा है कि वो लबनान के हर इलाके पर हमला करके लबनान की हर इमारत को ज़मीन दोज़ करके, लबनान के ब्रिज को, पुलों को तोड़ करके वो हिजबुल्लाह की सलाहियत को कमज़ोर कर देगा। हिजबुल्लाह के पास ताकत नहीं रहेगी। हिजबुल्लाह का इसराइल पर हमला नहीं होगा, लेकिन हिजबुल्लाह का हमला भी ख़तरनाक तरीके से जारी है। और अभी एक ताज़ा रिपोर्ट ये सामने आई है, BBC ने भी इस खबर को शाया किया कि हिजबुल्लाह ने ख़तरनाक हमला किया है इसराइल की आर्मी पर। और इंटरनल रिपोर्ट यह है कि हिजबुल्लाह के इस हमले में इसराइल की पूरी बटालियन हलाक हो गई है, फ़ौजी साजो सामान तबाह हो गया है, 10 मरकावा टैंक तबाह हो गए हैं। इसराइल पूरी कोशिश कर रहा है ग्राउंड इन्वेजन के ज़रिए साउथ लबनान को कब्ज़ा करने की, उसको बफर जोन बनाने की, और हिजबुल्लाह ने वहाँ पर डट कर मुकाबला किया है। हिजबुल्लाह के लड़ाई के पीछे हटने को तैयार नहीं है और इसी वजह से इसराइल को अपने एजेंडा में ज़र्रा बराबर कामयाबी नहीं मिल रही है। उधर हिजबुल्लाह का अभी भी
ड्रोन से हमला जारी है, मिसाइल से हमला जारी है, और इसी चीज़ ने इसराइल को परेशान कर रखा है कि आखिर हिजबुल्लाह के पास अभी भी ड्रोन कहाँ से आ रहा है, मिसाइल कहाँ से आ रहा है। उधर अरब देशों से भी खबर सामने आई है कि सीज़ फायर हो जाने के बाद पिछले 2 दिनों में ईरान से कोई भी हमला नहीं हुआ है। कुवैत की तरफ से रिपोर्ट सामने आई है, यूएई की तरफ से, सऊदी अरब की तरफ से कि जंग बंदी का, सीज़ फायर का ऐलान हो जाने के बाद कुछ देर तक तो हमला जारी था, लेकिन तकरीबन 4-5 घंटा हो जाने के बाद फिर ईरान से कोई हमला नहीं आया है। उनके एयर डिफेंस सिस्टम ने किसी भी ड्रोन या मिसाइल को अपने यहाँ डिटेक्ट नहीं किया है। अब जो सबसे बड़ा मामला है वो अबनाए हुर्मुज़ का। सीज़ फायर की बुनियादी शर्त यही थी कि अबनाए हुर्मुज़ को ओपन कर दिया जाएगा, और ईरान ने अभी तक अबनाए हुर्मुज़ को ओपन नहीं किया है। ईरान का यही कहना है कि जब तक सीज़ फायर में लबनान के महाज को इंक्लूड नहीं किया जाएगा उस वक्त अबनाए हुर्मुज़ को नहीं खोला जाएगा। जो इदारा इस पर नज़र रखता है कि अबनाए हुर्मुज़ से कितने जहाज़ गुजरे हैं, नहीं गुजरे हैं, तो मेरी टाइम की रिपोर्ट के मुताबिक सीज़ फायर का ऐलान हो जाने के बाद पिछले 48 घंटे में सिर्फ 15 जहाज़ ही स्टेट ऑफ हुर्मुज़ से गुजरे हैं, जबकि आम दिनों में रोज़ाना 160-70 जहाज़ यहाँ से गुज़रते हैं। तो मतलब साफ़ है कि ईरान ने अभी भी ओपन नहीं किया है तमाम जहाज़ों के गुज़रने के लिए। उधर ईरान ने वहाँ पर बारूदी सुरंगें बिछा रखी है, एक नया नक्शा भी जारी किया ईरान ने कि किस रास्ते से वहाँ से जहाज़ों को गुजरना है। अमेरिका के हवाले से भी एक अहम तरीन बयान सामने आया है। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा हैं सईद ख़तीब, उन्होंने कहा कि अमेरिकी बहरी जहाज़ भी अबनाए हुर्मुज़ से गुज़र सकते हैं। यानी पहले जो ईरान की तरफ से ये कहा जा रहा था कि अमेरिकी जहाज़ों को गुजरने नहीं दिया जाएगा या अमेरिका के अलायंस को गुजरने नहीं दिया जाएगा, तो अब ईरान का कहना है कि अबनाए हुर्मुज़ अमेरिका के लिए भी खुला है, अमेरिका के जहाज़ों को भी यहाँ से गुजरने दिया जाएगा। शर्त यह है कि अमेरिका कोई भी ऐसी हरकत ना करे जो ईरान के ख़िलाफ़ हो, या अमेरिका की चाल से पता चले कि अमेरिका ईरान को किसी तरह नुकसान पहुँचा सकता है। उधर ब्रिटेन और अमेरिका के दरमियान अब नई लड़ाई शुरू हो चुकी है, और ये बहुत अहम है। अमेरिका इस बात के हक़ में है कि ईरान अगर अबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों से टैक्स वसूल कर रहा है, वहाँ से वो पैसा ले रहा है, तो ईरान को इस बात का हक़ है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कह रखा है कि अमेरिका और ईरान दोनों मिलकर स्टेट ऑफ हुर्मुज़ का कंट्रोल संभालेंगे और वहाँ से गुजरने वाले हर एक जहाज़ से टैक्स वसूल किया जाएगा। ईरान ने यह भी मनसूबा बना लिया है कि फ़ी बैरल $1 टैक्स वसूल किया जाएगा, यानी जितना बैरल तेल गुजरेगा अबनाए हुर्मुज़ से उतना ही डॉलर टैक्स वसूला जाएगा। और कल मैंने एक तफसीली वीडियो में बताया था कि अगर 1 बैरल तेल से $1 का जो टैक्स है वो वसूला जाएगा तो साल का तकरीबन इंडियन रुपीज़ में 58,000 करोड़ से 67,000 करोड़ रुपए बनता है, यानी इतना पैसा ईरान कमा सकता है। अब अमेरिका इस बात के फेवर में है कि ईरान अगर टैक्स वसूल कर रहा है, ईरान वहाँ से अगर पैसा लेगा तो वो सही है, हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं और अमेरिका और ईरान दोनों मिलकर इसको संभालेंगे। अमेरिका के कई सहाफ़ियों ने भी इसका एतराफ़ किया है। अमेरिकी सदर ने बाज़ाब्ता तफसील से बातचीत की है और एक तफसीली वीडियो मैंने इस पर बना रखी है। अब ब्रिटेन का ये कहना है, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर केयर स्टारमर ने अभी सऊदी अरब का, कतर का, कुवैत का दौरा किया और वहाँ से उन्होंने अमेरिकी सदर ट्रंप से फ़ोन पर बातचीत की। उसके बाद फिर उन्होंने अपना बयान दिया और कहा कि अबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ से टैक्स वसूली को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ये नाकाबिल बर्दाश्त है, नाकाबिल कबूल है। अमेरिका कह रहा है नहीं, अगर ईरान टैक्स वसूल कर रहा है तो सही है। अब ब्रिटेन और इंग्लैंड की तरफ से कहा जा रहा है टैक्स नहीं वसूल किया जा सकता है। तो एक नई लड़ाई शुरू होने जा रही है माजी के सुपर पावर में और आज के सुपर पावर में, जो डीप स्टेट पर नज़र रखते हैं, जो लोग जानते हैं कि अमेरिका पर अभी भी कितना ब्रिटेन का कंट्रोल है, अमेरिका के फेडरल बैंक पर कितना ब्रिटेन का कब्ज़ा है, डॉलर का असल कंट्रोल किसके हाथों में है। तो तमाम लोग मान रहे हैं कि अगर अमेरिकी सदर ये चाह रहे हैं कि अबनाए हुर्मुज़ से टैक्स वसूला जाए तो इसमें ब्रिटेन को एक झटका है, ब्रिटेन की हार है और इसीलिए ब्रिटेन की तरफ से फौरी तौर पर दौरा किया गया मिडिल ईस्ट का। और फिर केयर स्टारमर ने मिडिल ईस्ट से ही अमेरिका को कहा कि यहाँ से हम टैक्स वसूली को बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक और बहुत बड़ी न्यूज़ है और न्यूज़ सीधी सीधी यह है कि इंडिया ने पिछले 42 दिनों में पहली मर्तबा
اسرائیل کے خلاف اسٹینڈ لیا ہے، اسرائیل کے حملے کی مذمت کی ہے۔ جی ہاں، آپ نے صحیح سنا، بھارت سرکار نے کہا ہے کہ لبنان میں شہریوں پر اسرائیل کا حملہ ناقابل برداشت ہے، بھارت اس کو کنڈم کرتا ہے، بھارت اس کی مذمت کرتا ہے۔ پچھلے 42 دنوں میں سے تقریباً 40 دنوں تک جنگ چلتی رہی، امریکہ اور ایران کے بیچ میں۔ اسرائیل بھی ایران پر حملے کر رہا تھا، امریکہ نے حملہ کر کے ایران کے سپریم لیڈر کو شہید کر دیا۔ لگاتار شدید تنقید ہونے کے باوجود بھی ایک مرتبہ بھارت سرکار نے امریکہ کے ایران پر حملے کی مذمت نہیں کی، ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کی شہادت کو کنڈم نہیں کیا۔ لیکن جیسے ہی امریکہ اس جنگ سے باہر ہو گیا ہے تو اب انڈیا نے لبنان پر ہونے والے اسرائیل کے حملے کو کنڈم کیا ہے۔ انڈیا کی وزارت خارجہ کے ترجمان ہیں رندھیر جیسوال، انہوں نے ایک بیان جاری کر کے کہا کہ اسرائیل لبنان میں عام شہریوں پر حملے کر رہا ہے، سویلین انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور اس کو برداشت نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ رندھیر جیسوال نے یہ بھی کہا کہ لبنان میں انٹرنیشنل آرمی رہتی ہے، اقوام متحدہ کے تحت یونیفیل، اور اس میں بھارت کی فوج بھی ہے، تقریباً دنیا کے 40 ملکوں کی فوج ہے، اقوام متحدہ کے مشن کے تحت وہاں پیس فورس کے طور پر خدمات کو انجام دیتی ہے، بھارت کی فوج بھی اس کا حصہ ہے۔ بھارت سرکار نے مذمت کی اور کہا کہ اسرائیل کا لبنان پر حملہ ناقابل برداشت ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور اسرائیل کو لبنان پر حملہ بند کر دینا چاہیے۔ یعنی بھارت نے بھی مطالبہ کیا ہے کہ اسرائیل کو لبنان کو بھی سیز فائر کا حصہ بنانا چاہیے۔ اس سے پہلے فرانس کا، انگلینڈ کا، اٹلی کا، اسپین کا اور دنیا کے کئی اور دیشوں کا بیان سامنے آ چکا ہے، جس میں صاف لفظوں میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل کا لبنان پر حملہ صحیح نہیں ہے، اسرائیل کو لبنان پر حملہ بند کر دینا چاہیے۔ ادھر حزب اللہ کے لڑاکوں نے جس طرح اسرائیل کو نقصان پہنچایا ہے، اسرائیل ہمیشہ اس کو یاد رکھے گا، لیکن اسرائیل نے ظلم اور بربریت کی تمام حدوں کو پار کرتے ہوئے لبنان کے کئی علاقوں کو بالکل غزہ پٹی میں تبدیل کر دیا ہے۔ ایک اور خبر سامنے آئی ہے اور یہ خبر ایران سے سامنے آئی ہے کہ ایران کے موجودہ سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنئی کا ایک اور ریٹن بیان سامنے آیا ہے، جس میں انہوں نے ایران کی جیت کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 40 دنوں تک امریکہ کے ساتھ چلنے والی جنگ کو ایران نے جیتا ہے اور ایرانی عوام کو سیلیبریٹ کرنے کا، جشن منانے کا پورا حق حاصل ہے۔ اور مجتبیٰ خامنئی کا یہ بیان بھی ریٹن میں آیا ہے۔ پچھلے 40 دنوں میں کہہ لیجئے آیت اللہ علی خامنئی کی شہادت کے بعد ایک مرتبہ بھی پبلک میں اپیئر نہیں ہوئے ہیں مجتبیٰ خامنئی۔ جب 9 مارچ کو ان کو سپریم لیڈر منتخب کر لیا گیا، اس کے بعد بھی تقریباً 3 دنوں کے بعد ان کا ریٹن بیان سامنے آیا تھا، 1-2 مرتبہ اور ان کا بیان سامنے آیا، اور اب ان کا ابھی ریٹن بیان ہی سامنے آیا ہے، براہ راست ابھی تک وہ سامنے نہیں آئے ہیں۔ ابنائے ہرمز کو لے کر ایک اور معاملہ سامنے آ گیا ہے۔ ڈسکشن یہ چل رہی تھی کہ اگر اسٹیٹ آف ہرمز سے گزرنے والے جہازوں سے ٹیکس وصولا جائے گا تو کس کرنسی میں وصولا جائے گا؟ ڈالر میں وصولا جائے گا، کرپٹو کرنسی میں، یوان میں، کس کرنسی میں؟ تو اب ایران نے واضح کیا ہے کہ یہ ٹیکس خود ایرانی کرنسی میں وصولا جائے گا، کسی اور کرنسی میں نہیں۔ یعنی وہاں سے جتنے جہاز گزریں گے، جن کمپنیوں کا جہاز ہوگا، جن دیشوں کا جہاز ہوگا، وہ پہلے ایرانی ریال کو خریدیں گے اور اس کے بعد ہی ایرانی ریال میں اس کو پے کریں گے۔ تو ایران نے باضابطہ شرط لگا دی ہے۔ ادھر حزب اللہ نے ایک مرتبہ پھر یہ اعلان کیا ہے کہ جب تک اسرائیل مکمل طور پر پیچھے نہیں ہٹے گا، اسرائیلی آرمی ساؤتھ لبنان سے پیچھے نہیں ہٹے گی، حزب اللہ بھی سیز فائر کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ ادھر لبنان کی ایک منسٹر نے یہ دعویٰ بھی کر دیا ہے کہ سیز فائر کے عمل میں، مذاکرات میں لبنان کو بھی شریک کیا جائے، کیونکہ پاکستان کی راجدھانی اسلام آباد میں مذاکرات ہونے جا رہی ہے اور اس مذاکرات میں امریکہ کا ڈیلیگیشن موجود ہے، ایران کا ڈیلیگیشن موجود ہے، لیکن نہ تو اسرائیل کا ڈیلیگیشن موجود ہے اور نہ ہی لبنان کا۔ اسرائیل کے ڈیلیگیشن کو شامل کیا ہی نہیں جا سکتا اور اسرائیل میں اسی بات کی ناراضگی ہے، لیکن لبنان کو بھی شامل نہیں کیا گیا ہے۔ لبنان نے مطالبہ کیا ہے کہ اس کو بھی شامل کیا جائے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ ملت ٹائمز کو دیکھتے رہیے، ملت ٹائمز کی سبسکرپشن لے لیجئے، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔